इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, आज मैं टॉपिक ले रही हूँ पावर इन दी एसी सर्किट। सो हम सीरीज़ एलसीआर सर्किट कंसीडर करेंगे। इनफैक्ट हम इंडिविजुअल केसेस भी लेंगे, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, रेसिस्टर का, और हर एक के अक्रॉस हमें पावर फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर को हम डिफाइन कैसे करें। पावर इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट इन द एलसीआर सर्किट। So if I consider EMF to be E is equal to E naught sine of omega t and current as I naught sine of omega t plus phi naught, यानी हमने दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस कंसीडर कर लिया है फाई का। तो पावर डिफाइन कैसे होगा? पावर हमने डेफिनेशन कह रहे हैं कि दोनों के बीच का प्रोडक्ट, तो E एंड I का हम प्रोडक्ट ले लें। इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस EMF का हमने प्रोडक्ट लिया है, और अब इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये आपको मिलेगा एप्सिलॉन E नॉट एंड I नॉट, एंड दिस इज़ योर साइन ऑफ ओमेगा टी एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ हम इस रिलेशनशिप को चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले पावर को भी डिफाइन करते हैं। पावर का दूसरा डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी कि P कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज dW बाई dt। सो आई एम डिफाइनिंग P एज dW बाई dt, और ये जो रिलेशनशिप था इसको मैं साइन A साइन B का फॉर्मूला लगा के ओपन अप करती हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा E नॉट I नॉट, साइन ऑफ ओमेगा टी को मैं बाहर रख लूँगी और इसे मैं ओपन अप कर रही हूँ साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड साइन ऑफ फाई। सो मैंने यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। साइन ए साइन बी नहीं लगाया है, साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। तो ये ओपन अप हो गया। अब इसको भी हम अंदर लेके जाएं। सो आपके पास ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी फर्स्ट वाले पार्ट में कॉस ऑफ फाई प्लस, अब ये साइन कॉस ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 साइन ऑफ फाई, और इसे हम ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। यानी ये हम अंदर लेके गए, साइन ए ये भी ओमेगा टी था, वो भी कॉस ओमेगा टी था, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला बन जाएगा। एंड 2 से हमने डिवाइड भी किया क्योंकि 2 फैक्टर कहीं था तो नहीं, तो हम लाए हैं उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके। सो अब हम डिफाइन कर देते हैं वर्क, एंड डी टी को ले जाते हैं इस तरफ। देन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन हमें इधर भी करना है और इधर भी करना है, एंड ओवर द कंप्लीट साइकिल, यानी कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए हमें इंटीग्रेशन करना था। तो 0 टू t हमें करना है। इस साइड आप जब इंटीग्रेशन करेंगे यू विल गेट द टोटल वर्क W, लेकिन इस साइड जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट अस सी कि क्या हमारे पास आता है। तो हम दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा E नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई डी टी फॉर 0 to t प्लस यहाँ पर भी E नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई ये 2 भी है, और साइन ऑफ 2 ओमेगा टी एंड साइन ऑफ फाई, ये दोनों आ गए, और इधर भी dt होगा हमारे पास। बट दिस होल टर्म विल बी 0 क्योंकि कॉस साइन फाई क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमें साइन फाई का नहीं बल्कि हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन लेना होगा। इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाता है कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और तब जब आप वहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे सो द आफ्टर प्लेसिंग द लिमिट यू विल गेट 0 वैल्यू। तो ये आप करके देख सकते हो। यहाँ वाला पोर्शन मैं कर देती हूँ। ये भी हालांकि हमारे पास t वैल्यू आने वाली है, ई नॉट और आई नॉट को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। कॉस ऑफ फाई को भी हम बाहर ले जाते हैं, वो भी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन लेंगे 0 to t साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी का, और ये इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2। हम इसको चेंज कर देते हैं एंड विल प्लेस डी टी एज इट इज़। नाउ वी विल टेक द इंटीग्रेशन आई नॉट, और इस 2 को भी हम बाहर ले आते हैं, कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाई 2 भी हमने बाहर रख लिया है ताकि हमारे पास अंदर आसान हो जाए इंटीग्रेशन लेना। एंड देन विल टेक द इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन t माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 ऑफ ओमेगा, ये हमारा आफ्टर इंटीग्रेशन आ गया। एंड देन यू विल अप्लाई द लिमिट 0 to t, बट यू विल सी कि व्हेन यू विल अप्लाई द लिमिट इन दिस साइड तो दिस विल बिकम 0, बट यू आर लेफ्ट विद ओनली t। सो आपके पास बचा E नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस ऑफ फाई, एंड व्हेन यू विल
फाई है। व्हेन यू प्लेस द लिमिट यू विल गेट द कैपिटल टी, तो आपके पास सिर्फ कैपिटल टी आ जाएगा। अगेन यहाँ पर हम इस टर्म को, लेकिन ये क्या निकला था हमारे पास, वर्क डन निकला है। हमें क्या चाहिए, हमें तो पावर चाहिए, तो हम पावर निकालने के लिए क्या करें, उसे टोटल इस टी को हम इसके नीचे ले आते हैं, तो डब्ल्यू बाई कैपिटल टी बचा विच इज़ इक्वल टू योर पावर। एंड ई नॉट को भी हम अगर चाहें यहाँ पर ई नॉट और आई नॉट को भी हम चेंज करना चाहते हैं, तो दिस टू कैन बी रिटन एज √2 एंड √2 कॉस ऑफ फाई, यानी हम लिख सकते हैं ई आर एम एस एंड आई आर एम एस, ये आई स्मॉल लिख रही हूँ मैं, आर एम एस कॉस ऑफ फाई। सो ये आपके पास फाइनल पावर का रिलेशन आ गया। ई वी और आई वी की फॉर्म में भी लिखा जाता है इसको, ज़रूरी नहीं है कि हम इसे इसी फॉर्म में लिखें, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉट जो वैल्यू होती है वो पीक में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नॉट इज़ पीक, बट इसके लिए रिप्रेजेंटेशन इफेक्टिव भी लिखा जाता है, ई इफेक्टिव भी लिखा जाता है, या फिर आप ई वी लिख लीजिए या ई आर एम एस लिख लीजिए, इन सब का मतलब सेम है। चलिए अब बात करते हैं हम पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर जो है वो हमें डिफाइन करना है इसमें। सो हेयर आई हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर द एवरेज पावर या पावर फैक्टर को डिफाइन करने के लिए। तो एवरेज पावर क्या होता है, एपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। तो यहाँ ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, इसमें ये जो प्रोडक्ट है ई वी आई वी, दिस इज डिफाइनिंग यू एपरेंट पावर, और कॉस फाई जो है वो कहलाता है पावर फैक्टर। तो अगर मैं पावर फैक्टर को डिफाइन करूँ, सो इट इज़ डिफाइंड एज ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ट्रू पावर, एवरेज पावर को हम ट्रू पावर भी बोलते हैं, तो एवरेज पावर कह लीजिए, या फिर इसको, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रू। तो ट्रू पावर हो या एवरेज पावर हो, दैट इज़ द सेम लैंग्वेज। एंड हम ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट, एपरेंट पावर को आप वर्चुअल पावर भी बोलते हैं, यानी कि जो एक्चुअली रियल नहीं है, तो दिस इज़ द वर्चुअल पावर। ई वी आई वी जो प्रोडक्ट है, इफेक्टिव पावर जिसे हम बोल रहे हैं, या आर एम एस वैल्यूज़ का प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ये कैसी है, ये आपकी एपरेंट पावर है। तो एपरेंट पावर इज़ डिवाइडेड कर दिया हमने ट्रू पावर को, तो दिस एवरेज पावर डिवाइडेड बाय द एपरेंट पावर विल गिव द पावर फैक्टर, एंड दैट इज़ कॉस ऑफ फाई। तो हम उसे क्या कह रहे हैं, कॉस ऑफ फाई कह रहे हैं। तो कॉस ऑफ फाई आपका पी डिवाइडेड बाय ई वी आई वी कहलाएगा। लेकिन सिर्फ एक यही डेफिनेशन नहीं है पावर फैक्टर के लिए। हम पावर फैक्टर को यूजिंग इम्पीडेंस ट्रायंगल, अगर आपको याद हो तो हमारे पास हमने एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया था जिसमें इस साइड XL माइनस XC लिया, इस तरफ आपने रेसिस्टेंस लिया, ये आपका फाई होता था और इसे कहते थे हम Z यानी इम्पीडेंस। तो अगर हम ये इम्पीडेंस ट्रायंगल लेते हैं तो पावर फैक्टर अगेन कैन बी डिफाइंड एज R/Z, यानी यहाँ से आप cos फाई निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू R/Z। तो पावर फैक्टर सिर्फ yes, by definition we can say that true power by apparent power, but in the formula we can also define it as R/Z. So अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल केसेस की, स्पेशल केसेस फॉर एवरेज पावर एंड स्पेशल केसेस फॉर पावर फैक्टर। तो सबसे पहले बात करें फॉर आर ओनली, यानी अगर सर्किट के अंदर सिर्फ रेसिस्टेंस हो, सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट हो, तो उस केस में आपका फाई हो जाता है ज़ीरो। फाई ज़ीरो क्यों हो जाता है, तो आपको याद हो तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज़ रिलेशनशिप नहीं होता, उनके बीच में एंगल कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर आपका फाई ज़ीरो हो गया है देन योर कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 1, तो कॉस फाई आपको मिल जाएगा 1। ये तो हो गया रेसिस्टर के केस में। यानी अब अगर हम चाहें एवरेज पावर डिफाइन करना तो पी एवरेज इन द केस ऑफ रेसिस्टर कितनी हो जाएगी, ई वी आई वी ओनली, क्योंकि cos फाई 1 हो गया है। अब बात करते हैं कैपेसिटर की या इंडक्टर की। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एंगल होता है फेज एंगल 90, तो यानी कि फाई हो गया 90, तो एवरेज पावर भी ज़ीरो हो गई क्योंकि cos 90 इज़ ज़ीरो, तो एवरेज पावर आपको यहाँ पर मिली ज़ीरो। cos फाई भी आपका ज़ीरो, cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर, तो वो भी आपका ज़ीरो आ रहा है। अब आरसी सर्किट की बात करते हैं, तो यानी अब अगर आपके पास रेसिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है तो उस केस में आपका cos फाई ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि यहाँ अब आपको वैल्यू मिल जाएगी R/Z, लेकिन Z अब कितना हो जाएगा, दैट इज़ R² प्लस XC²।
क्योंकि मैं कैपेसिटर और रेसिस्टर मान रही हूँ। अब एल और सी ले लें तो उस केस में कॉस ऑफ फाई कितना हो जाता है, वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ एल होल स्क्वायर का अंडर द रूट। अगर हम एल सी आर सर्किट लें तो उस केस में कॉस ऑफ फाई कितना हो जाता है, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ऑफ सी होल स्क्वायर। तो यानी हमने हर केस में कॉस फाई को डिफाइन किससे करते हैं, आर बाय जेड से। तो हर केस में जहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन आ रहे थे वहाँ हमने डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दी सो एज टू फाइंड दी कॉस ऑफ फाई फाइंड आउट करने के लिए। अब देख लेते हैं रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है। रेजोनेंस कंडीशन में तो एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाता है और कॉस फाई उस केस में 1 हो जाता है एंड योर कॉस ऑफ फाई का जो फॉर्मूला अगर हम लेते हैं इस फॉर्मूले से भी डिफाइन करें तो वो आर बाय आर हो जाता है, यानी कि जेड जो होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी बाय द एंगल ऑल्सो यू मे सी एंड बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो यू मे सी दैट दिस विल कम आउट टू बी 1। और रेजोनेंस कंडीशन में भी आप एवरेज पावर को आप ईवी आईवी ही लिख सकते हैं जितना कि प्योर रेसिस्टिव के केस में था। तो जहाँ हमारे प्योर रेसिस्टिव के केस में भी हम एवरेज पावर ऐसे ही डिफाइन कर रहे थे, एवरेज पावर इंडिविजुअल कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर के केस में 0, रेसिस्टर के केस में ईवी आईवी, रेजोनेंस केस में भी ईवी आईवी। उसके अलावा जितने भी केसेस होंगे वो डिपेंड करेंगे कि क्या आपकी कॉस फाई की वैल्यू आती है, दैट वैल्यू यू विल पुट बैक इन द फॉर्मूला एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द पावर। अब बात करते हैं हम वॉटलेस करंट की। हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन आ गया था, ये जो पावर का एक्सप्रेशन था ये एवरेज पावर का एक्सप्रेशन होता है। तो जो पावर निकल रही है एलसीआर सर्किट में दैट इज़ अ जनरल केस ऑफ एवरेज पावर। स्पेसिफिक केस कब हो जाएंगे, जब आप प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर या प्योर रेसिस्टर ले लें। तो मैं यहाँ कंसीडर कर रही हूँ वॉटलेस करंट को डिफाइन करने के लिए कि आई वी यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है और उसके साथ ईएमएफ एक्ट कर रहा है विथ मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई। तो अब इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है और वही आप पावर फैक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दिस इज ओनली फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो करंट यहाँ है और ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर है, इनके बीच में फेज डिफरेंस है फाई। हम करंट को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, एक बनेगा आई वी कॉस फाई और दूसरी तरफ एक नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा विच इज़ योर आई वी साइन ऑफ फाई। सो नाउ लेट अस अप्लाई दीज कंपोनेंट्स टू कैलकुलेट द एवरेज पावर। हम ये देखना चाहते हैं कि किस कंपोनेंट ने कितनी पावर कंज्यूम की। सो फॉर पहले हम कंपोनेंट लें फॉर इस कंपोनेंट को हम कहते हैं I1 और इसको कह देते हैं हम I2। सो फॉर I ऑफ 1 पावर एवरेज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी EV और ये वाला कंपोनेंट यानी कि IV कॉस ऑफ फाई और इन दोनों के बीच में एंगल। तो इन दोनों क्योंकि दोनों सेम ही एक्सिस पे लाई करें तो दैट कॉस ऑफ फाई इस वक्त क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि दोनों के बीच में अब कोई एंगल नहीं है, कंपोनेंट के बीच में और ईवी के बीच में कोई एंगल नहीं था। तो यहाँ आपको जो एक्सप्रेशन आ गया आपके पास ईवी आई वी कॉस ऑफ फाई आ गया, यानी वही एक्सप्रेशन आ गया जो कि एक्चुअली पावर का होता है। तो कुछ ना कुछ पावर डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका ये फेज होगा उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ पावर ये कंपोनेंट कंज्यूम करेगा। लेकिन फॉर आई ऑफ 2 देखें तो पी एवरेज अब क्या हो जाएगी, वो है ई वी आई वी साइन ऑफ फाई और अब साइन फाई के साथ जो ईएमएफ एंगल बना रहा है वो कितना है 90 और साइन 90 कितना, सॉरी कॉस ऑफ 90, दिस इज कॉस ऑफ 90। कॉस 90 कितना हो जाता है, ये 0 हो जाता है और ये 0 हो गया तो इस होल टर्म विल बी 0, यानी कि आई वी साइन फाई जो है एक ऐसा कंपोनेंट है करंट का जो कोई कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा और इसी को हम कहते हैं वॉटलेस करंट। सो कौन सा कंपोनेंट हो गया, आई वी साइन ऑफ फाई इज कॉल्ड एज योर वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट हम इसे बोल सकते हैं। सो अब बात करते हैं हम इंडिविजुअल केसेस की जहाँ पर हम पावर निकाल के देखेंगे इंडक्टर में, कैपेसिटर में और रेसिस्टर में। सो अब हम देखते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेसिस्टर। एज वी नो कि रेसिस्टर के अंदर ईएमएफ और करंट के बीच में कोई फेज रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सो ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों ही हमारे सेम फेज में है, करंट भी एंड ईएमएफ भी। पावर हम डिफाइन करने के लिए निकालेंगे पहले वर्क, और वर्क को हम कैसे निकाल रहे हैं, बाय इंटीग्रेशन पी डी टी। पी फॉर्मूला वाइज होता है ई आई और ई की वैल्यू और आई की वैल्यू यहाँ से हमें यहाँ पर
प्लेस करनी है। और जब हम ये वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो ई नॉट एंड आई नॉट कॉन्स्टेंट है, जो कि हम बाहर निकाल सकते हैं, और अंदर रह जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। सो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं इन दी टर्म्स ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 करके, और वहाँ से आप ई नॉट आई नॉट आप बाहर निकालें डिवाइडेड बाई 2, तो हमने बाहर निकाले, अंदर हमारे पास है जैसे 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी, इसको चेंज किया है मैंने। एंड जब हम इसे इंटीग्रेशन करते थे ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 टू टाइम पीरियड टाइम पीरियड कह रहे हैं, हाँ 0 टू कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल टी के लिए, तो आपके पास इस पूरी डेरिवेशन, अब ये भी हमने इसी का इंटीग्रेशन किया था, तो इसका पूरा का आंसर आपके पास सिर्फ टी आता है। तो हमारे पास बचेगा ई नॉट आई नॉट टी बाई 2, लेकिन टी को हम डब्ल्यू के नीचे वर्क के नीचे ले जाएं तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज क्या बन गया, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई कैपिटल ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, लेकिन ये 2 है जिसको हम √2 एंड √2 भी लिख सकते हैं, विच इज़ सिंपली इक्वल टू व्हाट, ई वी आई वी। सो दिस इज़ द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेसिस्टर ओनली। सो अब बात कर लेते हैं हम एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। इंडक्टर के केस में करंट लेग बिहाइंड करता है बाय एंगल π/2, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब यही हमने वर्क डन में प्लेस करना है, यहीं पर हम वापस ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे लगा देंगे, यानी वैल्यूज प्लेस करते हैं, आई नॉट ई नॉट एंड दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी, बट माइनस साइन भी है तो वो भी रहेगा, एंड हमें लेना था इंटीग्रेशन, तो हमें इंटीग्रेशन लेना है ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 टू टी के लिए। तो ये आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 कॉमन बाहर ले लिया हमने, और अंदर आपके पास बच जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं 0 टू टी साइकिल के लिए। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे यू विल गेट 0। सो यहाँ हमारे पास वर्क डन क्या आ जाता है, वर्क डन विल कम आउट टू बी 0। सो अब देख लेते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। कैपेसिटर लीड करता है, करंट लीड करता है कैपेसिटर के केस में, जिसको हम आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। यहाँ माइनस था इंडक्टर में और यहाँ प्लस है, तो यहाँ अच्छा यहाँ माइनस भी रहेगा, ये माइनस कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर वर्क डन फिर भी 0 ही आ रहा था, यहाँ पर भी वर्क डन आपको 0 ही मिलेगा। सो एक लास्ट छोटी सी डेरिवेशन है जो मैं ऐड कर रही हूँ, दैट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद इंडक्टर। एज़ वी नो कि अगर आप इंडक्टर को कनेक्ट करते हो किसी एसी सोर्स से तो उसमें एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसे हम बोलते थे माइनस एल डी आई बाई डी ऑफ टी। लेकिन हमें तो निकालना है एनर्जी, यानी हमें निकालना है वर्क डन। टोटल वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल होगा। तो अभी राइट नाउ तो मैंने डी डब्ल्यू लिखा है विच इज़ पी डी टी, और पी को हम बोलते हैं ई आई डी टी, एंड यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस करेंगे, लेकिन हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड को। पावर जो है हम यहाँ जो वर्क डन लेते हैं उसे हम नेगेटिव सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो दिस नेगेटिव विल कम हेयर। बाद में जब आप माइनस यानी ई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं कर देती हूँ यहाँ पे पुट, दैट इज़ माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई डी ऑफ टी, और माइनस माइनस हो गया प्लस, डी एन टी एंड डी टी दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास बचा एल आई डी आई। बट आपको टोटल वर्क डन चाहिए, सो वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी डब्ल्यू, टोटल वर्क निकलेगा, एल को कांस्टेंट है बाहर रखेंगे एज इट इज़, और ये हो गया आई स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आई ले रहे हैं हम, और ये पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए, यानी कि पीक वैल्यू तक, करंट की पीक वैल्यू तक, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू तक ले रहे हैं, सो देन इट विल बी इक्वल टू, वैसे तो फॉर्मूला यही सॉल्व हो गया, बट मैं यहाँ पर एक इसको अगर आप पीक वैल्यू तक ले रहे हो तो फिर आपके पास आ जाता है हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो मैंने अगर ये लिमिट लिया है तो, और यही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ये सोलेनॉइड की तरह काम करता है, सोलेनॉइड है तो उसके पास मैग्नेटिक फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही जनरेट करेगा, यानी कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। सो ये जो एनर्जी मिल रही है ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कहलाती है, तो इसे एम से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है बहुत बारी यू एम में। एज सच इसका डेरिवेशन शायद मैंने कम ही देखा है पूछते हुए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इंडक्टर का, और इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल था शायद मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, वहाँ पर भी मैंने इसकी छोटी सी डेरिवेशन की थी, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में लेने के लिए मैंने यहाँ रिपीट किया कि ये क्या कहलाती है, ये मैग्नेटिक एनर्जी कहलाती है, और ये
कौन सी एनर्जी है ये? वर्क हमें लगातार करना पड़ रहा है बैक ईएमएफ के अगेंस्ट टू बिल्ट अप द करंट फ्रॉम 0 to I0। तो यानी हमारे पास इनिशियली कोई करंट नहीं था, लेकिन धीरे 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 पूरी कॉइल्स में करंट जाएगा और मैक्सिमम तक पहुंचेगा। सो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड कहलाती है और इसी को कहते हैं हम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने मेजॉरिटी टॉपिक्स तो ले लिए हैं, अब हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स।